सीबीएसई संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां छात्राणां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमो नमः। छात्राः, अद्य वयम् अस्माकं रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थं पाठं पठामः। चतुर्थपाठस्य नाम अस्ति हास्य बालकवि सम्मेलनम्। सम्मेलनं यथा भवन्तः सर्वे दूरदर्शन मध्ये दृष्टवन्तः लाफ्टर्स चैलेंज, तथैव अस्मिन् नाटके अथवा अस्मिन् पाठे केचन बालकवयः हास्यकवितां श्रावयन्ति। इयम् एका हास्यनाटिका अस्ति। अस्यां हास्यनाटिकायां चत्वारः बालकवयः सन्ति। पश्यन्तु, तेषां चतुर्णां बालकवीनां नामानि कानि सन्ति। अयम् अस्ति गजाधरः, अयं कालान्तकः अस्ति, अयं तुन्दिलः अस्ति, अयं च चार्वाककविः अस्ति। एते चत्वारः बालकवयः कवितां श्रावयन्ति। अस्तु, वयं पाठम् आरम्भं कुर्मः। विविधवेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मञ्चस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। सर्वप्रथमं नाटकस्य आरम्भे कीदृशं दृश्यम् अस्ति इति अत्र वर्णितम् अस्ति। अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, अर्थात अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। देखिए, अधः का अर्थ होता है नीचे। नीचे श्रोतागण यानी सुनने वाले हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और वे सभी कोलाहल करते हैं, शोर करते हैं। संचालक है, सबसे पहले जो नाटक का संचालक है वह आकर के बोलता है, अलम कोलाहलेन, सब कोलाहल मत कीजिए, कोलाहल से बस कीजिए, रुक जाइए। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट कर देने वाले, काव्य की धज्जियां उड़ा देने वाले, समय को बर्बाद कर देने वाले भारत के हास्य कवि श्रेष्ठ आए हुए हैं। एहि, एहि अर्थात आगच्छ, आओ। करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, आओ हम सब ताली बजा करके इन सभी का स्वागत करते हैं। गजाधर है, इसके बाद सबसे पहले गजाधर कवि आकर के अपनी कविता सुनाता है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले गजाधर आके बोलता है कि सभी अरसिक जनों को मेरा नमस्कार। अरसिक जनों का मतलब जो सभी बोरिंग लोग हैं उनको हमारा नमस्कार। नीरस जनों को हमारा नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। वह कहता है, सबसे पहले तो मैं आजकल के वैद्य यानी चिकित्सक को उद्देश्य करके, यानी आजकल के वैद्य के ऊपर स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, मेरी लिखी हुई ये कविता सुनाता हूँ। देखिए, गजाधर आधुनिक वैद्य जो डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर क्या कविता सुनाता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। अर्थात, वैद्यराज, हे डॉक्टर साहब, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार। यमराज सहोदर है, वह कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो यमराज के भाई हो। सहोदर मतलब भ्राता, साक्षात यमराज के भाई हो। यमराज के भाई क्यों कहा यहाँ डॉक्टर को?
क्योंकि इसका कारण आगे बताया हुआ है, क्योंकि यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरता है अर्थात प्राण ले जाता है, परंतु वैद्यः प्राणान धनानि च, परंतु जो चिकित्सक हैं वे प्राणों के साथ साथ हमारे धन को भी ले जाते हैं, यानी धन को भी लूट लेते हैं। प्राणों को तो लूटते ही हैं, साथ ही साथ वे हमारे धन को भी लूट लेते हैं। इसलिए हे डॉक्टर साहब आपको नमस्कार, आप तो साक्षात यमराज के भाई हैं। सर्वे उच्च ही हसंती, इस प्रकार ये कविता सुनकर के सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब हम इस गद्यांश में से कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नः सन्ति कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। ध्यान दीजिए, अभी हमने जो ये नाट्यांश पढ़ा है उसमें हमने यहाँ पर पढ़ा था चत्वारः बालकवयः, अतः अस्य उत्तरं भविष्यति चत्वारः। श्रोतारः कुत्र उपविष्टाः सन्ति, यहाँ पर लिखा हुआ है अधः श्रोतारः काव्ये हास्य कविता श्रवणाय, तो अधः अर्थात नीचे, तो इसका उत्तर यही होगा अधः। वैद्यः कान हरति, जो डॉक्टर है वो किनका हरण कर लेता है, वैद्यः प्राणान धनानि च हरति, प्राणों का और धन का हरण करता है, ले लेते हैं। श्लोके क्रियापदम किमस्ति, जो अभी हमने ये श्लोक पढ़ा है वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर है, ये पूरे श्लोक के अंदर क्रिया शब्द कौन सा है, तो इसमें क्रियापद है हरति, हर लेते हैं। चिकित्सकम अस्य एकम पर्यायपदम किम, चिकित्सक का कोई एक पर्यायपद यहाँ पर आया ही है वैद्यम। अग्रे चलामः। कालांतकः, द्वितीयः कवि कालांतकः आगच्छति स कवितां श्रावयति। शृण्वन्तु स कालांतकः किं कथयति, अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। वह बोलता है, ओहो वेद्य तो सब जगह होते हैं परंतु वे मेरे समान जनसंख्या रोकने में कुशल नहीं होते हैं, एक्सपर्ट नहीं होते हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप सभी मेरी भी इस कविता को सुनो। अब देखिए कालांतक क्या कविता सुनाता है। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। देखिए वह कविता सुनाता है कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मयमागतः, जो वैद्य है डॉक्टर है उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। विस्मयम अर्थात आश्चर्य, आगत मतलब प्राप्त है। एक डॉक्टर साहब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक जलती हुई चिता देखी और उस चिता को देख करके उनको बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ वो बताते हैं। नाहम गतो न मे भ्राता, कि ये जिसकी चिता जल रही है उसके घर न तो मैं गया और न ही मेरा कोई भाई दूसरा चिकित्सक गया, कोई दूसरा डॉक्टर गया। फिर कस्येदम हस्तलाघवम, तो ये हस्तलाघवम का मतलब है हस्त चातुर्यम, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है, अर्थात ये कार्य किसने किया। न तो मैं इसके घर गया नहीं मेरा भाई कोई दूसरा डॉक्टर गया, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है, यानी इसको किसने मारा। सर्वे पुनः हसन्ति, इस प्रकार कविता सुनकर के सभी फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अधुना आगच्छति तुंदिल है, देखो अब आ रहे हैं तुंदिल। तुंदिल कौन, वो जो तोंद वाले थे, मोटे जो कवि थे, वो आकर के अपनी कविता सुनाते हैं। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, अरे अरे सुनो मैं हूं तुंदिल, तोंद वाला। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इस कविता को सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। देखिए क्या कविता सुनाते हैं। परान्नम प्राप्ये दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। देखिए परान्नम शब्द यहाँ पर बार बार आया है, इसमें दो शब्द हैं, पर अन्नम, पर का मतलब होता है दूसरे का, अन्नम मतलब अनाज या भोजन।
तो तुंदिल कवि कहते हैं परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि, रे मूर्ख बुद्धि वाले मनुष्य, दूसरों का भोजन प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम कुरु, अपने शरीर पे दया मत करो। कहने का अभिप्राय क्या है? वो कहते हैं कि जब भी आपको किसी दूसरे के घर भोजन करने का अवसर मिले तो फिर आप अपने शरीर की तरफ मत देखो, खूब जम करके खाओ। परान्नम दुर्लभम लोके, क्यों? क्योंकि दूसरे का भोजन मिलना ही इस संसार में बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। दुर्लभ का अर्थ होता है कठिन। इस संसार में दूसरे का भोजन खाने को मिलना बहुत कठिन है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। शरीर का क्या, इसलिए जब भी आपको दूसरे का भोजन खाने को मिले तो खूब जम करके खाओ, ऐसा तुंदिल कहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सारे ये कविता सुनकर के फिर जोर से ठहाका मार करके हंसते हैं। इस गद्यांश में से कुछ प्रश्न देखते हैं। कहा विस्मयम आगतः, वदन्तु सर्वे, बोलो। अभी हमने इस श्लोक में पढ़ा था, पहले वाला जो श्लोक आया था विस्मयम आगतः, कह विस्मयम आगतः यानी किसको आश्चर्य हुआ? वेद्यः। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है? तुंदस्य। आश्चर्यम अस्य एकम पर्याय पदम चित्वा लिखत, आश्चर्य का कोई भी एक पर्यायवाची लिखो। विस्मयम, हमने पढ़ा था वेद्यो विस्मयम आगतः है, तो आश्चर्य का एक पर्याय पद आया है हमारे इसमें, विस्मयम। सुलभम अस्य विलोम पदम किम, सुलभम का विलोम शब्द क्या है? दुर्लभम। हमने इस दूसरे वाले श्लोक में पढ़ा था परान्नम दुर्लभम लोके, तो दुर्लभम यहाँ पर सुलभम का विलोम शब्द है। अब हमारा जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्य का। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में बार बार क्या मिल जाते हैं? लोके पुनः पुनः शरीराणि भवन्ति। अग्रे चलामः है। अधुना आगच्छति चार्वाक कवि, अब जो आ रहे हैं उन कवि का नाम है चार्वाक। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, हाँ हाँ शरीर का पोषण करना तो उचित ही है, शरीर का ध्यान रखना तो ठीक ही है। जब उसने तुंदिल ने कहा कि खूब जम के खाओ, तो इसी बात का समर्थन करते हैं चार्वाक कवि भी। यदि धनम नास्ति, चार्वाक कवि कहते हैं कि यदि आपके पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्ये, तो फिर ठीक है, धन नहीं है तो किसी से ऋण लो। ऋण का मतलब होता है उधार धन पैसा लो, किसी से उधार पैसा लो और फिर अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ, अच्छी अच्छी चीजें खाओ। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा कि चार्वाक कवि कहते हैं ऐसा ही। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, देखिए ये श्लोक की पहली लाइन है। चार्वाक कवि कहते हैं यावत् जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, तब तक सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और लोगों से पैसा उधार ले लेकर भी घी पियो। यहाँ पर घी पीने का अर्थ है अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें खाना। अगर आपके पास पैसा नहीं तो लोगों से पैसा उधार लो और अच्छी अच्छी चीजें खाओ, लेकिन जब तक जियो सुख से जियो, ऐसा चार्वाक कवि कहते हैं। अब इतने में ही बीच में जो श्रोता हैं वो बोल उठते हैं। श्रोता रहे तरही ऋण से प्रत्यर्पणम कथम, अरे भाई पैसों, लोगों से पैसा तो उधार ले लेंगे, लेकिन उसका प्रत्यर्पण कैसे करेंगे? प्रत्यर्पण का मतलब हुआ वापस लौटाना, उस पैसे को वापस कैसे लौटाएंगे? चार्वाक कवि पुनः कथयति श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, अरे अभी मेरी बची हुई कविता को तो सुनो, मैंने तो अभी केवल एक ही पंक्ति बोली है, उसकी दूसरी पंक्ति भी सुनो। दूसरी पंक्ति है घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयज्जनः, घी पी करके, श्रमम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयज्जनः, व्यक्ति को अपने उधार को वापस चुकाना चाहिए। देखिए क्या समझे, इसमें कहा कि हम घी पिएंगे तो ताकतवर होंगे, ताकतवर होंगे तो श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, और खूब मेहनत करके हम पैसा कमाएंगे, और पैसा कमा करके जिससे हमने ऋण लिया था घी पीने के लिए, उसको वो पैसा दे करके अपना ऋण वापस चुका देंगे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविताम रचयति, इस प्रकार काव्य पाठ सुनने से एक वहां श्रोताओं में एक कवि था, बालक कवि, वो भी इनके जैसा बालक कवि था, वह बहुत उत्सुक हो जाता है
और वो भी एक आशु कविता रचता है। आशु का मतलब था बहुत शीघ्र, उसी समय बैठे बैठे जो कविता रचते हैं, तुरंत जो कविता का जो रचना की जाती है उसको बोलते हैं आशु कविता। तो वह भी एक आशु कविता की रचना करता है। हास पूर्वकम च श्रावयति, और हंसता हुआ सुनाता है। तो देखिए वो बालक क्या कविता जो रचता है, आगे देखते हैं। श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो ममापि काव्यम, अरे मेरी भी इस कविता को सुनो। वह कविता बोलता है, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। वह बोलता है कि मैं नमस्कार करता हूँ। किनको नमस्कार करता हूँ? जो जितने चारों कवि हैं उनको नमस्कार करता हूँ। अब किस किस प्रकार के चारों कवियों को नमस्कार करता हूँ, ये इस श्लोक में वो बालक बताता है। गजाधरम कविम चैव, मैं सबसे पहले गजाधर कवि को नमस्कार करता हूँ। गजाधरम कविम नमामि, तुंदिलम भोज्य लोलुपम नमामि, उसके बाद में जो तुंदिल मोटे जो खाने के लोभी जो तुंदिल थे कवि, उनको नमस्कार करता हूँ। कालांतकम, कालांतक कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। और अंत में वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम, जो चार्वाक कवि जी आए थे और जो वेद्य थे उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से वह बालक भी अपनी कविता सुनाता है। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हंसति, वह बालक हा 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 करके हंसता है। अन्य चापी हसंती, और दूसरे जो बालक वहां पर जो थे, दूसरे जो श्रोता वहां पर सुन रहे थे, वो भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, इस प्रकार से सभी कविता सुन करके अपने घर चले जाते हैं। प्रश्नः, प्रथमः प्रश्नः अस्ति पौष्टिकः पदार्थः भोक्तव्यः इति कः कथयति। बताइए, अभी हमने पढ़ा था कि हमें पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए, ऐसा कौन सा कवि कहता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट था चार्वाक कवि का। तो अस्य उत्तरम भविष्यति चार्वाकः। किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके हमें घी पीना चाहिए? अभी यहाँ पर आया था, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अतः अस्य उत्तरम भविष्यति ऋणम। जनः ऋणम कथम प्रत्यर्पयत, जो उधार ले उसको लोग वापस कैसे चुकाए? हमने पढ़ा था इसमें, घी पी करके श्रम करके ऋण को चुकाए। तो उसी का हम उत्तर लिखेंगे। जनः घृतम पीत्वा परिश्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयत। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति हसन्ति अस्याः क्रियायाः कर्तृपदम किम, हसन्ति क्रिया का कर्तृपद कौन सा है? तो देखिए पहले तो ये देखिए हसन्ति क्रिया कहाँ पर आई है, ये यहाँ पर है हसन्ति। अन्य चापी हसन्ति, इस वाक्य में हसन्ति क्रिया ही है। तो हसन्ति यानी हंसते हैं। कौन हंसते हैं? इस वाक्य में अन्य इसका करता है, अन्य मतलब दूसरे लोग। गजाधरम कविम चैव, ये जो श्लोक आया है, अस्मिन् श्लोके क्रियापदम किम, इस श्लोक में क्रियापद क्या है? गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। देखिए जो लास्ट वाला शब्द है नमाम्यहम, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, नमामि अहम। तो नमामि क्रिया है इसकी जो इसमें जो क्रियापद है वो है नमामि, और उस क्रिया का जो कर्ता है वो है अहम, अहम नमामि, ऐसे है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। मैं समझता हूँ आपको इस पाठ का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी को धन्यवाद। अगले सत्र में हम इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक शुभम मंगलम।